अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इसमें जो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो ये आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर फिजन क्या होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है। तो पहले एक सिंपल सी इनकी डेफिनेशन समझने के लिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं। फिजन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, किसी बड़ी चीज का टूटना। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये क्या बड़ा न्यूक्लियस है। अगर ये टूट कर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाए, अगर ये टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाए, छोटे न्यूक्लियाई बना दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। अगर बड़ा न्यूक्लियस टूटकर छोटे न्यूक्लियस बना दे तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। और इसके बिल्कुल उलट क्या है कि अगर छोटे न्यूक्लियाई ये आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। अगर बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा और वो छोटे न्यूक्लियाई बना देगा तो ये न्यूक्लियर फिजन है। और अगर छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे तो ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। अच्छा, अब इनमें एक डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, आम जो हम केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। लेकिन ये जो दोनों रिएक्शन है ये दोनों किस वजह से हो रहे हैं, न्यूक्लियस की वजह से हो रहे हैं। इनमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है। और बाकी जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शंस हैं, उनमें कौन से होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। एक तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है और एक जनरल केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इनमें एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है। लेकिन जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, हम इन दोनों को न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं, तो इनमें एनर्जी ज्यादा क्यों रिलीज होती है। तो आपने कहना है इनमें एनर्जी इस वजह से ज्यादा रिलीज होती है क्योंकि ये हमारे पास है रिएक्टेंट, आप इसको कह लो रिएक्टेंट है, इसने टूटा है और इसने क्या बनाया है, प्रोडक्ट। इसको आप पी से जाहिर कर लो, ये क्या है, प्रोडक्ट। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जो उनमें रिएक्टेंट होता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो कुछ जो मास होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ मास क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का मास हमेशा ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास क्या होता है, हमेशा कम होता है। इसको हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पता क्या चला कि जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होता है। कुछ मास क्या हो जाता है, रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो मास डिस्ट्रॉय होता है ये किस में चेंज हो जाता है, ये एनर्जी में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शंस है, जनरल केमिकल रिएक्शन, उनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज क्यों नहीं होती। तो आपने कहना है उनमें ज्यादा जो मास होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। केमिकल रिएक्शंस में ज्यादा मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप इसकी एग्जांपल ले लें, कार्बन है, जब कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जितने मोल इनके लिए जाते हैं
उतना ही मोल हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो जनरल केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें मास ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। इस वजह से उनमें एनर्जी क्या होती, कम रिलीज होती, जबकि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनमें एनर्जी क्या होती, ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि उनमें मास का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। तो ये एक जनरल सा हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। बाकी इनकी डेफिनेशन की आपको समझ लग गई होगी कि अगर बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और वो छोटे न्यूक्लियाई बनाता है तो वो क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। और अगर छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं और वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं तो ये हमारे पास क्या, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। अब हम इनकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल पढ़ते हैं। ये हमारे पास पहले हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ये क्या होता है, इसमें हमने पढ़ा है कि एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, वो टूटेगा और क्या बनाएगा, छोटे न्यूक्लियाई बनाएगा। अब इसकी एग्जांपल बहुत ही एक कॉमन सी एग्जांपल है। आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 92। उसका जो मास नंबर है वो कितना है, वो हमारे पास है 235। यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, आपने उसमें से कौन सा लेना है, यूरेनियम 235। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, आपके पास ये एक न्यूट्रॉन है, आपने इसकी बम्बार्डमेंट कर दी यूरेनियम के ऊपर। अब ये टूटेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाता है बेरियम, एक बनाता है क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन। अब बेरियम क्रिप्टॉन क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 36 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 36, और जो इसका मास नंबर है वो है 92। क्रिप्टॉन इसका बेरियम का 56 और इसका जो हमारे पास मास नंबर है वो है 141। एक तो बड़ा न्यूक्लियस था, छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। इसका पता क्या चला कि ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है। अब इसमें और क्या बनता है, इसमें 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, 3 न्यूट्रॉन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक न्यूट्रॉन, एक आगे न्यूट्रॉन, एक आगे न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। लेकिन आप अगर शुरू में ये 3 लगा दें तो 3 न्यूट्रॉन पूरे हो गए। एक बेरियम बना, एक क्रिप्टॉन बना, प्लस 3 न्यूट्रॉन खारिज हुए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन की एक सिंपल सी एग्जांपल आ गई कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, उससे बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना, न्यूट्रॉन बने, और एक कुछ हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। इसको अब आप जनरल वे में कैसे समझ सकते हैं इस रिएक्शन को, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल यूरेनियम का आपके पास ये एक ब्लॉक कह रहे हैं, कोई टुकड़ा है यूरेनियम का। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट। अब एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास यूरेनियम का एक टुकड़ा है तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, क्या होंगे, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन है तो वो सिर्फ एक न्यूक्लियस को ही तोड़ेगा। क्या करेगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस को तोड़ेगा। अब क्या होगा, ये आपके पास बेरियम है, सॉरी ये यूरेनियम है, आपने इसके ऊपर न्यूट्रॉन की क्या की, बम्बार्डमेंट। अब इससे क्या बना, एक तो बना बेरियम, एक बना क्रिप्टॉन, और प्लस क्या हुए, 3 हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रॉन बने। कितने न्यूट्रॉन बने, 3। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं ये फर्दर आगे 3 न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे। कितने न्यूक्लियाई के साथ, 3 के साथ। ये आपके पास 3 न्यूक्लियाई हैं, इनके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो इससे मजीद क्या बनेंगे, 3 क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन बनेंगे। देखें, एक न्यूट्रॉन था, उसने जब
यूरेनियम के साथ रिएक्ट किया तो 3 न्यूट्रॉन बन गए। अब उन्होंने 3 और न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट किया तो उनसे 3 फर्दर एक से बने, मतलब 9 क्या बन गए हमारे पास, न्यूट्रॉन बन गए। और वो फर्दर आगे करेंगे तो 27 हो जाएंगे, और अगर फर्दर करेंगे तो 81। मतलब क्या कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है और ये चलता ही रहता है, और जो रिएक्शन चलता ही रहे उसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या होगा, अगर ये रिएक्शन ज्यादा चलता रहता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, और इसी वजह से अल्टीमेटली जिस जगह पर ये रिएक्शन होगा वहां पे एक धमाका सा होगा और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो हम इसको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम इस रिएक्शन को, जो इसका मेन यूज है वो हम इसको एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज करते हैं। जो एटॉमिक बम की कंस्ट्रक्शन है, जो हम बनाते हैं एटॉमिक बम, वो किसकी बुनियाद पे बनाते हैं, इस रिएक्शन की बुनियाद पे बनाते हैं। एक हम यूरेनियम होता है उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। वो न्यूट्रॉन आगे 3 न्यूट्रॉन खारिज करता है, फिर वो 3 आगे करते हैं और वो 9 हो जाते हैं, 27, 81 एंड सो ऑन। तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन है इसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई टूटता है और वो छोटे न्यूक्लियाई बना देता है। अब कुछ और चीज इसमें पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फिजन है ना, एक तो हमने पढ़ा कि ये एटॉमिक बम बनाने में यूज होती है। अब ये जो चेन रिएक्शन हो रहा है ये होता ही जा रहा है, न्यूट्रॉन 1 से 3 बने, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। अब एक तो ये दो तरह से होगा, या तो कंट्रोल्ड होगा या अनकंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल ये तो है अनकंट्रोल्ड, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। लेकिन इसी रिएक्शन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होता है वो हम यूज करके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। फॉर एग्जांपल वो कौन सा मटेरियल है, हम यूज करते हैं जनरली बोरोन और कैडमियम। बोरोन और कैडमियम, ये हम दो जो मटेरियल है ये यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब देखें हमने ये रिएक्शन किया, 3 न्यूट्रॉन बने। हमने फॉर एग्जांपल इस न्यूट्रॉन को भी एब्जॉर्ब कर लिया, इसको भी कर लिया, सिर्फ एक को जाने दिया, तो मतलब ये भी रुक गया, ये भी रुक गया, ये अकेला होगा, ये अकेला ही होगा। अब इससे हम इसको भी रोक लेते हैं, इन दोनों को भी रोक लेते हैं, तो उससे फिर आगे एक होगा। तो मतलब क्या कि जो पहले अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो रहा था उसको हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल्ड वे में कर लेते हैं। अब देखें अगर तो अनकंट्रोल्ड था तो फिर उसकी एप्लीकेशन क्या थी, उससे हम क्या बना रहे थे, एटॉमिक बम बना रहे थे। अगर कंट्रोल्ड हो जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, देखें अगर यही रिएक्शन हमारे पास कंट्रोल्ड वे में चलता है, यहां पे हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई थी, अगर वही रिएक्शन अनकंट्रोल्ड था तो उससे क्या बना था, एटॉमिक बम। अगर कंट्रोल्ड हो जाता है तो फिर हम क्या बना सकते हैं, ये जो एनर्जी हम रिलीज करते हैं इसको हम बॉयलर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, बॉयलर में। बॉयलर में क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में। स्टीम क्या चलाती है, ये जनरेटर चलाती है। ये क्या चलाती है, जनरेटर। और जब जनरेटर चलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। अगर हमारे पास न्यूक्लियर फिजन अनकंट्रोल्ड है तो फिर उससे क्या होगा, उससे एटॉमिक बम बनेगा। और अगर ये कंट्रोल्ड है तो उसको हम एक कह लें कि बहुत पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम उससे बना सकते हैं। जो एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में उसको बॉयलर में यूज करेंगे। बॉयलर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, स्टीम से जनरेटर चलाएंगे और जनरेटर से क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ये था हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। उम्मीद है ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर फिजन।
अब हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या हो, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने पढ़ा कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं और वो एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें। हमारे पास हाइड्रोजन के ये दो आइसोटोप्स हैं, सेम हम आइसोटोप्स ले लेते हैं। इनको आपको पता है, इनको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। अब क्या हुआ, हमने ये दो आइसोटोप्स लिए, ये आपस में मिले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हीलियम बना दिया। ये क्या बना दिया, हीलियम बना दिया। क्योंकि ये देखें बैलेंस इक्वेशन होती है, बैलेंस इक्वेशन है, ये दो हाइड्रोजन मिले, इन्होंने दो हीलियम बना दिया। अब इससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुई। अब एक और एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स, एक तो ये आ गया, एक आप दूसरा ले लें, ये एक हाइड्रोजन का है, ये ड्यूटेरियम है, ये प्रोटियम है। ये दो आपके पास क्या है, आइसोटोप्स हैं। आपने इनको मिलाया, इनसे भी क्या बना, हीलियम बन गए। ये क्या बन गई, हीलियम। इनको आप ये कह लें बैलेंस, ऊपर भी 3 है और नीचे 2 है, तो ये मतलब बैलेंस है। अब क्या हुआ, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ये तो बात होगी ये। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक चीज याद रखनी, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्यों बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। देखें, जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, आपको पता है न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो जब ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन के आपस में करीब आएंगे तो क्या होगा, इनकी रिपल्शन होगी। क्या होगा, सेम चार्जेस हैं तो क्या होगी, रिपल्शन। अब इनको मिलाना है अगर हमने, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इनको मिलाने के लिए, इनकी रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। तो इस वजह से अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर ये हाइड्रोजन आपस में, जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, उनकी रिपल्शन कम होगी और वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन हाई टेम्परेचर पे होती। तो आपने कहना है कि जब, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी फोर्सेस ओवरकम करने के लिए रिपल्शन की हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और जब टेम्परेचर हम उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर देंगे तो फिर वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हीलियम बना देंगे। अब क्या होता है, ये हीलियम तो बन गया, और ज्यादा टेम्परेचर हम कैसे देंगे, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर, क्योंकि इसको लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चाहिए, वो हम कैसे देंगे, वो हम एक ही सूरत में दे सकते हैं, अगर पहले हम एटॉमिक जो बॉम्ब है ना, एटॉमिक बॉम्ब, इसको ब्लास्ट करें, इसको क्या करें, ब्लास्ट करें। जब ये ब्लास्ट होगा तो उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनेगा, और जब टेम्परेचर बनेगा तो फिर ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देगी, हीलियम बना देगी। लेकिन एक जो इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम अर्थ के ऊपर ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमने जी अच्छा एक चीज आपको बता दूं, ये हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन किस में यूज होता था, एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये कौन सा बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब क्या होगा, इतना तो हम हमारे पास सोर्सेज भी नहीं, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है कि हम अर्थ के ऊपर एटॉमिक बम गिराएं, ब्लास्ट करें, उससे टेम्परेचर बढ़ाएं, फिर हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो इसका ये अर्थ पे तो पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे पास सूरज है हमारा, उसके ऊपर होता है बहुत टेम्परेचर होता है, और वहां पे इजीली जो हाइड्रोजन है ये आपस में मिलकर क्या बना रही, हीलियम बना रही। और जब हीलियम बना रही है तो वहां से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही, और वो जो एनर्जी है वो हमारे तक पहुंचती है प्लांट्स को, और प्लांट्स क्या करते हैं, उसको यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स फिर आगे हम यूज करते हैं।
तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया। अब इसमें कोई और चीज, उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर फिजन है ये एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है, और जो न्यूक्लियर फिजन है ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसमें कुछ एक दो और बातें कर लेते हैं। ये तो हमारे पास आ गया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो रिएक्शन होता है ये हम करते किस में हैं? ये हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये जो हमारे पास न्यूक्लियर फिजन है ये हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। वो इंशाल्लाह हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि एक तो वो कंट्रोल्ड हमने प्रोसेस करना होता है ना, बिल्कुल वो कंट्रोल्ड होता है। और दूसरी बात कि उसमें कंट्रोल कैसे होता है, हम मॉडरेटर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये रिएक्शन ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता। और दूसरी एक और चीज कि जहां पे एटॉमिक बॉम्ब एक दफा गिरता है तो वो क्या होता है, वहां से रेडिएशंस खारिज होती हैं जो बहुत ज्यादा क्या होती हैं? डेंजरस होती हैं। एक दफा जहां पे ये एटॉमिक बॉम्ब गिर जाए, ये नहीं आपने कहना कि वो गिरा और लाखों जिंदगियां उसने खत्म कर दी तो बात खत्म, क्योंकि वहां पे जो भी मटेरियल बचेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, उससे रेज निकलती रहती हैं, और वो जो रेज होती हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, इसमें हम कैसे जो न्यूक्लियर फिजन है उसको हम कंट्रोल्ड वे में चला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है ये समझ लग गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ लगी तो आपने जरूर पूछना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।